हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि पीछे लगा हुआ पोस्टर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी। ठीक है ना। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। ठीक है, यानी सबसे पहला तो प्रश्न यही फंस गया ना कि धातु कर्म यानी मेटलर्जी होता क्या है। सबसे बड़ा कठिन काम क्या है कि धरती से मेटल निकालना, धातु निकालना, ये बहुत दिक्कत का काम है। निकलता कैसे है? जैसे हम लोहा का बात कर दिए तो लोहा क्या है? एक प्रकार का मेटल है, यानी लोहा तो धातु है, लेकिन लोहा जो है वो धरती से निकलेगा कैसे? अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ले लो कि जैसे आप मिट्टी देखिए हो, लाल बालू, तो लाल बालू जैसे आपको प्राप्त होता है ना, सेम उसी तरीका का लोहा भी प्राप्त होता है और उसको खौला खौला के वहां से निकाला जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? मेटलर्जी के बारे में। तो सिंपली मेटलर्जी होता क्या है? तो मेटलर्जी एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके सहायता से मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी मेटल को हम लोग निकालते हैं। अब बात आया भाई मेटल निकलेगा कैसे, धातु निकलेगा कैसे? तो जो भी धातु है वो कहाँ पे उपस्थित है? जो भी धातु है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो जितना भी धातु है वो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के नीचे। सबको पता है ना कि ये अर्थ का 3 गो लेयर है। ठीक है, ऊपरी वाला को बोलते हैं क्रस्ट, ऊपरी वाला को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अब बीच वाला को मेंटल। ठीक है, एगो मेंटल का मतलब पगला होता है, ठीक है, तो ये मेंटल होता है, लास्ट में ई। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। जिससे नारंगी देख रहे हो, ऊपर वाला छिलका जो होता है, ठीक है, तो ऊपरी वाला को लेयर को हम लोग क्रस्ट बोल देंगे और उसके बीच वाले को मेंटल, और उसके अंदर जो रसवा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे कोर। ठीक है ना। तो जो भी अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के क्रस्ट नीचे, अर्थ के नीचे से जो भी हम लोग मेटल को प्राप्त करेंगे, और मेटल तो आसानी से मिलेगा नहीं, उसमें बहुत सारा कंपाउंड इंप्योरिटीज के साथ मिक्स होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी हाल में हमको धातु यानी मेटल प्राप्त करना है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी, धातु कर्म। यानी मेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर अर्थ सरफेस। ठीक है, मेटलर्जी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? अर्थ सरफेस से। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, चलिए तो अब हम फिर देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, सेकंड किसके बारे में बात करते हैं? मिनरल्स। यानी मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। आइए इसको अच्छे से समझिए, मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज। ठीक है, यानी जमीन के अंदर आप जितना भी देख रहे हो, मान लो कि ये जमीन है और जमीन की आप जितना भी अंदर मेटल देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए? मिनरल। इसको हम लोग क्या मान लिए? मिनरल। तो ससुरा कुछ मिनरल अच्छा होता है और कुछ मिनरल जो होता है ना बहुत वाहियात किस्म का होता है। ठीक है, तो जैसे जमीन हो गया, तो जमीन में जितना भी मेटल है, जहां जहां आपको जमीन में मेटल दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स मिनरल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस जमीन में से ज्यादा इस मिनरल में से ज्यादा जो आपको मेटल दे, यानी ज्यादा से ज्यादा मिनरल तो हो गया, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मेटल दे जिसमें आर्थिक रूप से और प्रॉफिटेबली ज्यादा हो, यानी आर्थिक रूप से ज्यादा खर्चा कम करे, आप प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा हो। यानी ओर का सबसे खास बात है, यानी अयस्क का। ठीक है भाई, अयस्क का सबसे खास बात है कि वो 2 चीज पे फायदा करता है, इकोनॉमिकली, और दूसरा सबसे ज्यादा फायदा करता है वो किस पे? प्रॉफिटेबली। ठीक है, यानी इसका हिसाब क्लियर है क्या? कि हमको आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास जमीन था, जमीन में जितना भी मेटल है उसको हम लोग क्या मान लिए? मिनरल। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब हमको मेटल प्राप्त हो जिसको करने में खर्चा कम लगे और ज्यादा प्रॉफिट हो, दैट मीन्स उसको हम लोग बोलेंगे ओर या अयस्क। ठीक है, तो मान लो कि मिनरल तो सबे हो गया, ठीक है, और इसमें से कुछ ही हमको बस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा हमको मेटल बस कुछ ही में मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ओर। ठीक है, तो एगो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट 1 करके पूछता है 10 और 12 में, ठीक है, कि ऑल मिनरल्स आर ओर।
ऑल मिनरल्स आर ओर, ठीक है। और फिर पूछेगा H2 में ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आपको हम समझा रहे हैं। मान लो कि आप सब स्टूडेंट हो, ठीक है, जो क्या हो, खनिज, मतलब जितना भी स्टूडेंट हो वो सब खनिज हो और सब एग्जाम दिए हो, ठीक है। और एग्जाम जब दिए हो तो उसमें से तो सबका रिजल्ट नहीं होता है, कुछ ही लोग का रिजल्ट होता है, तो उसको हम लोग बोल दिए और, ठीक है। और जब रिजल्ट होता है तो कुछ ही लोग को क्या मिलता है, जॉब, यानी हमको मिल गया प्योर मेटल, यानी इसको हम लोग बोल देंगे पीटी, इसको हम लोग बोल देंगे मेंस, और लास्ट में इसको हम लोग बोल देंगे रिजल्ट यानी जॉब बोल देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या समझे, यहां पे एकदम क्लियर वे में आप क्या समझे कि जितना भी बच्चा था, ठीक है, जितना भी बच्चा था वो सारा का सारा बच्चा एग्जाम दिया था, लेकिन सिलेक्शन जो था वो कुछ ही लोग का हुआ था, ठीक है। यानी जितना भी मिनरल है उसमें से कुछ ही क्या होगा, और होगा, लेकिन जितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ था वो सारा का सारा बच्चा किसी ना किसी समय स्टूडेंट रहा होगा, यानी जितना भी और होगा वो कहीं ना कहीं एक बार मिनरल रहा होगा। यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। यानी मिनरल और फिर मेटल पीटी मेंस, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों में आपने अंतर क्या समझा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताएं कि अगर ये अर्थ है, जहां जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेटल है, मेटल इतना आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन लग रहा है यहाँ पे मेटल है, डेट मीन्स मिनरल। तो ई मेटल में साला, ई मेटल में ससुरा एगो और दिक्कत होता है काची, कि बहुत सारा इंप्योरिटीज रहता है, ठीक है, और कुछ सही रहता है और कुछ खराब रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिनरल। लेकिन जब इसमें से ज्यादा आपको जब मेटल मिलने लगे, डेट मीन्स और खर्चा कम लगे, ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उस मिनरल को हम लोग और कहते हैं। तो सारा का सारा मिनरल और नहीं होगा, लेकिन जो भी और होगा वो आपका मिनरल होगा, ठीक है। और फिर और से हम लोग बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद फिर क्या प्राप्त करेंगे, मेटल, ठीक है। तो इसी सफर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसी सफर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है बाबू। यहां तक सभी को तो खुशी मंगल क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हमको यहाँ पे ओर मिल गया और ओर से हमको क्या लाना है, मेटल लाना है। लेकिन ये अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी सिंपली आपको ओर से मेटल बहुत जल्दी आपको नहीं मिलेगा, यानी ओर से मेटल तक जाने में बहुत आपको पापड़ बेलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ओर में हो गया मैग्नीटाइट, हेमीटाइट, सीडीराइट, यानी ये सारा जो ओर है ना वो आयरन का ओर है, ठीक है। और यहां से आयरन तक आपको पहुंचना है। तो किसी भी ओर से मेटल तक पहुंचने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि आप यहां पे ओर लिए और तुरंत आपको मेटल मिल जाता, और इतना जल्दी हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, सीडीराइट ओर से आपको आयरन मिल जाता। अगर आपको जल्दी आयरन मिल जाता तो झारखंड का सारा व्यक्ति अमीर हो जाता, क्योंकि झारखंड के मिट्टी में बहुत ज्यादा ही आपका आयरन का ओर वहां पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ओर से, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ओर से मेटल तक जाने के लिए जो जो अलग अलग प्रोसेस है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास ओर है, ठीक है, ओर है यानी अयस्क है, और अयस्क से क्या बन गया, हम लोग का मेटल बन गया। लिखना तो आसान है, लेकिन ओर से मेटल इतना जल्दी नहीं बन पाता है। तीर का मतलब इसमें कुछ ना कुछ काला जादू है, ठीक है। ससुरा लिए थे और बन गया मेटल, मिट्टी लिए थे बन गया लोहा, मिट्टी लिए थे बन गया छड़, मिट्टी लिए थे बन गया खिड़की लोहा वाला, मिट्टी लिए थे क्या बन गया, रेलवे ट्रैक बन गया। कैसे, तो इसी को मेन समझना है, ठीक है, कि कैसे ओर से मेटल मिलता है, यानी इसी का बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी ओर मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग ओर का क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ओर का क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अभी आपको एक छोटा सा चार्ट में बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओर का कंसंट्रेशन। जब ओर का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो किसके साथ है, ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर कैल्सिनेशन आता है, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन मान लो ना, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन आता है, ठीक है।
फिर उसके बाद जब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे हमारा मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से फिर हम लोग रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रिडक्शन से हमारे पास इम्प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। फिर इम्प्योर मेटल से हम लोग, ठीक है, क्या लाएंगे, प्योर मेटल। और वो भी कैसे, तो प्योर मेटल क्या करेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस से। तो टोटल कितना प्रोसेस है रे कलिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन जब और का करेंगे तो इसमें भी 3-4 प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें से पहला आएगा हाइड्रोलिक, पहला क्या आएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा फ्लोटेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या आएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और फिर उसके बाद आएगा केमिकल सेपरेशन, फिर क्या आएगा, केमिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो बताना होगा, ठीक है, या तो कालिया या तो आलिया, आंसर तो देना पड़ेगा भाई सबको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे कि ओर से मेटल, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। अब जैसे ओर मिल गया तो सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है, साफ सुथरा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओर जो होगा वो किसी न किसी कंपाउंड के साथ होगा, या तो सल्फर के साथ होगा तो रोस्टिंग करता है कौन, कैरीमिनाटी, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में, सबके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है, वेट कीजिएगा खाली, ठीक है। तो रोस्टिंग करेंगे, यानी जो ओर होगा, कंपाउंड होगा, वो सल्फर के साथ होगा, तो रोस्टिंग कार्बोनेट के साथ होगा तो कैल्सिनेशन, ठीक है। इन दोनों से क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड। फिर ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक है, किसी को हटाना बहुत कष्ट होता है ना, तो उसको हटाएंगे तो रिडक्शन करेंगे, फिर वहां से मेटल मिलेगा इम्प्योर, फिर इसको प्योर करेंगे यानी रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये सारा हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी साफ सुथरा करने का भी 4 मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन, झाग प्लोन विधि, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन और लास्ट में केमिकल सेपरेशन। तो इतना टॉपिक को हम लोग को डिटेल से एक एक के बारे में देखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले थे कि कैसे ओर से मेटल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी का डिटेल व्यू लेने वाले थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट वाला बात बता देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा ओर, उसका फॉर्मूला, उससे जो मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मेटल का नाम, यानी ये आपको एक कंप्लीटली चार्ट पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से और एग्जाम में नंबर जो आएगा वो ज्यादातर आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सारे ओर का फॉर्मूला और नाम लिख देते हैं, आप लोग इसको देख लो, ठीक है, अच्छे से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओर ऑफ अल्युमिनियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ओर ऑफ अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम का ओर बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ओर लेंगे, ठीक है। फिर उसका उसका क्या लेंगे, फॉर्मूला लेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंगे कौन सा मेटल को हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो अल्युमिनियम के ओर में आएगा आपका पहला बॉक्साइट, पहला क्या आएगा, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है ना, .2H2O, ठीक है। और इसमें से किस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, अल्युमिनियम को, ठीक है। और एक आता है कोरंडम। अब वो खास बात बताया, बॉक्साइट और कोरंडम में दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस इसमें से ना वाटर के मॉलिक्यूलवा को क्या कर देना, हटा देना, ठीक है। इससे भी हम लोग अल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अल्युमिनियम का ओर आपको पता चल गया। अब उसके बाद आते हैं ओर ऑफ आयरन। किसका बात करते हैं, ओर ऑफ आयरन का, ठीक है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे देख रहे हैं सिर्फ इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओर ऑफ आयरन, आयरन का 4 गो ओर है। बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से पहला आपका जो ओर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हेमीटाइट, क्या बोलेंगे, हेमीटाइट। फिर उसके बाद आएगा मैग्नेटाइट, फिर क्या आएगा, मैग्नेटाइट। फिर क्या आएगा आपका सीडी राइट, सीडी राइट, ठीक है। फिर क्या आएगा, आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स, ठीक है। यानी ये 4 आएगा। हेमीटाइट, देखो एबीसीडी में पहले एच आता है तो लिखेंगे एच, ऑक्सीजन का छोटा वाला, ठीक है। मैग्नेटाइट, ये भी आयरन के ऑक्सीजन वाला और आता है, लेकिन ये बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पे आयरन का 2 का फॉर्म होता है ना, एक लिख देंगे Fe2O3
और मैग्नीटाइट में लिख देंगे Fe3O4 और CD राइट आयरन का कार्बोनेट और होता है तो FeCO3 और आयरन पाइराइट्स FeS2। ठीक है, तो ये आपका और हो गया उसका फॉर्मूला, और ये चारों से एक ही मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे आयरन। ठीक है, तो आयरन का कौन कौन और है, हेमीटाइट आयरन का ऑक्साइड और Fe2O3 शॉर्टर फॉर्म में। ठीक है, मैग्नीटाइट आयरन का ऑक्साइड और Fe3O4, ठीक है, ऑक्सीजन का बड़ा फॉर्म हो जाता है ये। CD राइट आयरन का कार्बोनेट और है FeCO3, आयरन पाइराइट्स FeS2 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग दो और को अच्छे से देखिए, किसका किसका, ओर ऑफ अल्मोनियम और ओर ऑफ आयरन के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तीसरा बात करते हैं। ठीक है, ओर ऑफ सोडियम, किसका बात करते हैं, ओर ऑफ सोडियम का। तो सोडियम का एक ही और खास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। और कॉमन साल्ट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता होगा भाई, NaCl। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओर ऑफ लीड। ठीक है, ओर ऑफ लीड, लीड का एक ही और आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गलेना। क्या बोलते हैं हम लोग, गलेना बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है PbS। ठीक है, उसके बाद पांचवा, ठीक है, ये सिंगल वाला ये याद रख लो, ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी का एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीने बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीने बार, छाती से पीटो, सीने बार। ठीक है, सीने बार क्या होता है इसका, HgS। ठीक है ना, अभी हम लोग किसका और देखे, अल्मुनियम का देख लिए, ठीक है, आयरन का देख लिए, फिर उसके बाद सोडियम का देख लिए, लीड का देख लिए, मरकरी का देख लिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारा है जो इंपॉर्टेंट हम लोग उसी को बस देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं जिंक का, यानी ओर ऑफ जिंक। ठीक है, ओर ऑफ जिंक, तो इसमें आता है पहला जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड आता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। ठीक है, जिंक ब्लेंड का क्या होता है, ZnS। फिर उसके बाद होता है काला माइन, काला माइन, काला माइन का क्या होता है, ZnCO3, काला जादू। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, जिंक ब्लेंड ZnS, काला माइन ZnCO3, और एक होता है जिंकाइट, एक होता है जिंकाइट जिसमें हम लोग बात करते हैं ZnO। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जिंक का भी देख लिए। ठीक है ना, अब चलो हम लोग इससे आगे चलते हैं। पहले यहां तक अच्छे से आप लोग देख लो, यहां तक आप लोग पहले इसको अच्छे से देख लो, क्या क्या देखे, ओर ऑफ अल्मोनियम, ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ सोडियम, ओर ऑफ लीड, ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ जिंक। ठीक है, अब उसके बाद दो और हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जो दो बच गया था हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे ओर ऑफ कैल्शियम। क्या बात करेंगे हम लोग, ओर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला हम लोग बात किए थे जिप्सम। क्या था भाई, जिप्सम। फॉर्मूला इसका क्या होगा, जिप्सम का CaSO4.2H2O, ये हो गया जिप्सम। और इसे किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैल्शियम को। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कैल्शियम का ही और है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे डोलोमाइट। डोलो एगो दवाई है ना, डोलो 650 mg। चलो डोलोमाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3.MgCO3, यानी कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का मिक्सचर। ठीक है, इससे भी हम लोग कैल्शियम मेटल को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें तीसरा एक आएगा कलकाइट। कलकाइट, देखो नाम ही स्पष्ट है, कल का मतलब कैल्शियम, काइट का मतलब कार्बोनेट, यानी CaCO3। तो ये और हो गया किसका, कैल्शियम का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एक बात कर लेंगे जो हम लोग का बच गया था। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, ओर ऑफ, हम लोग क्या देखेंगे अब, ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का ओर, तो कॉपर में पहला आपका आएगा कॉपर पाइराइट्स। पहला आपका क्या आएगा बाबू, कॉपर पाइराइट्स। तो कॉपर पाइराइट्स का होता है CuFeS2। ठीक है, पाइराइट्स आयरन पाइराइट्स वाला लिख लो, FeS2, उसमें कॉपर को लगा दो CuFeS2। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉपर ग्लास। उसके बाद क्या आएगा आपका, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। क्या होता है कॉपर ग्लास का, Cu2S। और एक होता है क्यूपराइट। क्यूपराइट एक क्या होता है, थर्ड क्यूपराइट, इसका होता है Cu2O। तो ये सारा और था, उसका फॉर्मूला था, और इसे इस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बहुत सारा वेरियस प्रोसेस होता है, ठीक है,
किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो सारे हम लोग स्टेप को अब देखने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो जितना प्रोसेस पहले हम लोग देखे ना, अब उसी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी अब हम लोग किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो अब आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए शुरू हो जाइए। ठीक है सभी लोग, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग के पास ओर है, तो सबसे पहले ओर को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, देखो ये क्रॉसिंग हम लिखे पहले नहीं थे। कंडीशन क्या था कि क्रॉसिंग जो है ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि कहीं कहीं इसको लोग लिख देता, नहीं भी लिखता, आप लिखो या ना लिखो चलेगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपको और मिलेगा तो आप उसको क्रॉस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो पहला क्या आ गया आपका क्रॉसिंग, सेकंड आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारा प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सल्फाइड, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मेटल का ऑक्साइड, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर लास्ट में मेटल को प्योर करेंगे, रिफाइनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है कि जो भी हम लोग करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग क्रॉसिंग करेंगे। तो आप जरा सोच के बताओ कि हम लोग किसी भी ओर को क्रॉस क्यों कर रहे हैं। ओर जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लोग क्रॉस क्यों कर रहे हैं, इसको पाउडर फॉर्म में क्यों ला रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बाबू। ठीक है, अब इसको याद रखना कि किसी भी ओर को क्रॉस या ग्राइंडिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि जितना ज्यादा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे ना, तो वो पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, और पाउडर के फॉर्म में आएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अभी सरफेस एरिया जो था वो सॉलिड के चलते कम था, लेकिन पाउडर के फॉर्म में है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पहले सॉलिड था तो सरफेस एरिया कम था तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अब ये पाउडर के फॉर्म में आ गया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये एक बहुत कमाल की बात है। ठीक है, अब इसको याद रखना। ठीक है, और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है क्रॉसिंग में। तो क्रॉसिंग या इसी को हम लोग ग्राइंडिंग बोलेंगे या इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो इन तीनों का खास बात क्या है कि मेट ओर जो था वो सॉलिड जो फॉर्म में था उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस इसीलिए करेंगे कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है ना, तो सिंपली किसी भी ओर को हम लोग क्रॉस कर दिए, बात खत्म। अब सेकंड आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, किसी भी ओर को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने का काम ही क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इसलिए कर रहे हैं कि उसमें जो भी मेटल है उस मेटल के साथ बहुत सारा इंप्योरिटीज है। अब चाहे वो इंप्योरिटीज 10% हो, चाहे वो इंप्योरिटीज 20% हो, या 50% हो, या 100% हो, तो पूरा का पूरा इंप्योरिटीज तो यहां से नहीं निकल सकता है, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि मैक्सिमम इंप्योरिटी जो है ना वो इस प्रोसेस से निकल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से जो है वो आपका मैक्सिमम इंप्योरिटी यहां से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा मैक्सिमम इंप्योरिटी यहां से निकल जाएगा, और लास्ट में जब रिफाइनिंग करेंगे तो कुछ इंप्योरिटी वहां से निकल के प्योर मेटल मिल जाएगा। अब ये जो बिचौलिया प्रोसेस आप लोग देखोगे ना, ठीक है, जैसे रोस्टिंग देखोगे, कैल्सिनेशन देखोगे, बहुत सारा बीच में जो प्रोसेस देखोगे, अब इतना मत करना ना कि वहां पे भी आप उसको साफ करने लगना, वहां पे भी इंप्योरिटीज को हटाना, वहां पे पैसा व्यर्थ जाएगा। मेनली दो ही जगह आप इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। पहला कर सकते हो कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में मैक्सिमम इंप्योरिटीज आपको यहीं पे छट जाएगा, और लास्ट रिफाइनिंग करोगे तो इंप्योरिटीज वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब बीच वाले प्रोसेस के लिए ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी ओर को कैसे हम लोग साफ सुथरा करेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी ओर को हम लोग कैसे साफ सुथरा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं, जिसमें से एक का नाम आएगा फिजिकल मेथड और एक का नाम आएगा केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में 3 आता है, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और केमिकल मेथड में 2 आएगा, लीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ओर का कंसंट्रेशन करने का भी 2 मेथड, एक फिजिकल और एक केमिकल। किसी भी केमिकल के हेल्प से करेंगे तो केमिकल हो गया, और फिजिकल का मतलब किसी ना किसी प्रोसेस के द्वारा जिसमें मनुष्य का, ह्यूमन बींग्स का ज्यादा से ज्यादा रोल हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा है क्रशिंग को ग्राइंडिंग भी या पुल्वराइजेशन भी बोलते हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का भी 3 नाम है जो आपको याद रखना होगा, जिसमें एक बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर, और इसी को बोलते हैं बेनिफिकेशन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो देखो यहां से जितना क्वेश्चन आएगा ना, पहले उसको क्लियर करो। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है वो किसका पार्ट है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड वो किसका पार्ट है, तो ये तो
क्रशिंग का नहीं है, किसका है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। अच्छा, एक बात और बाबू याद रखना आप लोग कि जब ओर का आप लोग कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो तो कुछ ऐसा ओर है कि जिसको कॉन्सेंट्रेशन मतलब ओर से मेटल तक लाने के सफर करने के लिए कोई एक ही स्टेप में हो जाएगा, कोई 2, कोई 3, कोई 5, कोई जरूरी नहीं कि सब में ये पूरा स्टेप लगेगा ही, डिपेंड करेगा कि वो किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम लोग ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड देख रहे हैं ना, तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किसका पार्ट है? तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी किसका? तो फिजिकल मेथड का पार्ट है। ये 2 क्वेश्चन आप याद रखना, ये 2 क्वेश्चन जो बोले आपको याद रखने के लिए कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी फिजिकल मेथड का पार्ट है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को 3 मेथड के नाम से जानते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा को हाइड्रोलिक वाशिंग, और इसी को बोलते हैं लेविगेशन। देखो, एक नया टर्म आपको सीखने को आज मिला ना, लेविगेशन। लेविगेशन का मतलब होता है जादुई। जैसे आप देखे हो कि बहुत सारा जादूगर क्या करता है ना, कि जैसे एक लड़की को बीच में रखेगा और ऊपर ऐसे कपड़ा रखेगा और कपड़े से खींचेगा ना, लड़की गायब। ठीक है, तो लेविगेशन का मतलब होता है जादू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को 3 नाम से जानते हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा हाइड्रोलिक वाशिंग मेथड, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेविगेशन। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तीसरा, अब इसमें किस ओर को साफ करते हैं? ओर तो बहुत सारा है, ठीक है, और तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली इसमें किस मेटल को साफ करते हैं। ठीक है, किस ओर को साफ करते हैं? तो बेसिकली उस ओर को साफ करते हैं जो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या जो ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, जो ओर ऑक्साइड या ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में होता है, जो ओर ऑक्साइड या ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग साफ करते हैं किसके मेथड से? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये सबसे खास बात है। ठीक है ना, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से उसी ओर को हम लोग साफ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ऑक्साइड या ऑक्सीजनेटेड ओर हो। ठीक है, जो ऑक्साइड या कैसा ओर हो? ऑक्सीजनेटेड ओर हो, इसको याद रखना। दूसरा चीज कि ये जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? इसका मेन टेक्निक क्या है? कैसे करते हैं? क्या इसके पीछे का मेन रोल है? तो इसका मेन रोल है डिफरेंसेज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, या आप इसको एक नया नाम से भी समझ सकते हो जो आपके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन डेंसिटीज तो पक्का क्लियर है आप लोग को। ठीक है ना, डेंसिटीज के डिफरेंसेस के आधार पे इसका मेन प्रिंसिपल क्या है ग्रेविटी सेपरेशन का? कि 2 चीज है, एक ओर में मेटल आएगा और दूसरा इंप्योरिटीज आएगा, तो दोनों में डेंसिटीज का डिफरेंसेज होगा। जो इंप्योरिटीज होगा वो हल्का होगा, जो ओर में मेटल होगा वो भारी होगा। तो बताइए, हल्का का मतलब डेंसिटीज कम, भारी का मतलब डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, जो हल्का है वो पानी के हेल्प से ऊपर रह जाएगा, और जो भारी है, ठीक है, वो आपका प्योर के फॉर्म में धीरे धीरे नीचे जम जाएगा। इसलिए इसको 3 मेथड के नाम से जाने हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक वाशिंग मेथड और लेविगेशन मेथड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? तो डिफरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेन इसका प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी के डिफरेंसेस के आधार पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो ओर है उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा। ठीक है, ओर का ग्रेविटी ज्यादा होगा, जो नीचे रह जाएगा, और जो इंप्योरिटीज है उसका ग्रेविटी कम। यानी ग्रेविटी का मतलब आप डेंसिटी से समझ लो, इसका डेंसिटी ज्यादा तो ये नीचे, डेंसिटी कम तो ऊपर। एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि आप एक बीकर लो, जैसे घर में क्या करती है माँ बहन, एक काम करती होगी, जो गेहूं धोती है ना, तो उस केस में आप देखोगे कि सबसे पहले एक टब में पानी भर देती है और फिर उसमें गेहूं डालती है। ठीक है, तो जैसे ही गेहूं डालती है तो उसमें जो भी इंप्योरिटीज है ना, जैसे जैसे वो पानी ज्यादा डालेगी ना, तो जो भी इंप्योरिटीज है वो ऊपर तल के रह जाएगा, और जो भी प्योर पार्ट है यानी जिसमें इंप्योरिटीज कम है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ? डेंसिटी का डिफरेंसेस हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक बीकर लिए, ठीक है, और इस बीकर में देखो 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला मान लो ना कि ये आपका ओर है। ठीक है, और इस ब्लू वाले के साथ साथ इसमें जो हम ग्रीन वाला डाल रहे हैं ना, ये इंप्योरिटीज है। तो जैसे जैसे आप पानी ज्यादा डालोगे, ठीक है, तो इंप्योरिटी जो है ना वो सारा का सारा ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इंप्योरिटी जो है सारा का सारा कहाँ रह जाएगा? ऊपर। कब? जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पानी डालते जाओगे। ठीक है, उसके साथ क्या देखोगे कि जो भी ये ओर वाला पार्ट था ये सारा का सारा आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट में हम लोग एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग जब सारा का सारा इंप्योरिटीज एक जगह बटोरा गया,
ठीक है। तो हम लोग इसको खोल देंगे तो यहां से जितना भी इंप्योरिटीज है वो क्या हो गया, बाहर आपका निकल गया। यानी इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन कहो या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग कहो या फिर आप इसको क्या कह दो, लेविगेशन बोलो। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आप बेसिकली ऑक्साइड और में जो भी इंप्योरिटीज था उसको आप लोगों ने क्या किया, साफ किया। ठीक है, तो चलिए अब हमारा दूसरा जो मेथड आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं झाग प्लोन विधि। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना मक्खन वाला, जैसे जो मक्खन झाग बन के निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या करना है, फिर वही 4 से 5 क्वेश्चन आपका आएगा। पहला आएगा कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो किस टाइप का है, यानी किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में भी कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिजिकल की केमिकल, तो फिजिकल मेथड का होगा। फ्रोथ फ्लोटेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसका मेन लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे ये काम करने वाला है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आपको काम करेगा, ठीक है, वो डिफरेंसेस इन वेट पे, यानी इसमें जो भी ओर के साथ इंप्योरिटीज होगा उसके वेट में डिफरेंसेस होगा। उसके वेट का मतलब या तो लाइट वेटेड होगा या तो हैवी वेटेड होगा। ठीक है ना, तो वेट के डिफरेंसेस के आधार पे काम करेगा। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में किस ओर से हम लोग इंप्योरिटीज को हटाएंगे, तो जो भी सल्फाइड का ओर होगा। जैसे मान लो कि एक लीड का ओर है, ठीक है, पीबीएस, जिसको हम लोग गलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेना बोलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सारे ओर्स का भी नाम याद करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें बेसिकली सल्फाइड ओर में जितने भी सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर के पास अगर इंप्योरिटीज है तो उस इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का काम करते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऑयल और वाटर को मिलाएंगे। तो अब जरा सोच के बताओ कि अगर ऑयल और वाटर को मिलाओगे, तेल और पानी को मिलाओगे, तो तेल क्या है, तेल तो हल्का है, और जो हल्का है वो ऊपर तैरेगा। और पानी कैसा है, पानी भारी है तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कितना भी तेल और पानी को एकदम ऐसे घुस मिस करके मिला दो, ठीक है, तो होने वाला क्या है, तेल जो है वो लाइटर वेटेड के चलते वो ऊपर ही रह जाएगा और पानी जो है वो हैवी वेटेड के चलते नीचे रह जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बीकर लिए हैं। ठीक है, इस बीकर में पानी लिया है, तो पानी खुद ब खुद तेल और पानी को मिला दिए थे, एक ही में पूरा हिड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन पानी जो है वो पूरा नीचे आ गया और तेल जो है वो ऊपर हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन कि कौन सा तेल का प्रयोग करेंगे, या तो आप पाइन ऑयल का प्रयोग कर सकते हो या फिर इक्यूलेप्टस ऑयल का। ठीक है ना, तो हम लोग वाटर था, वाटर में ऑयल को मिला दिए। सबसे खास बात कि जो इसमें ऑयल और वाटर होगा, वो ऑयल जो है वो लाइटर है तो लाइटर वेटेड हो गया, और जो वाटर है वो भारी है तो वो हैवी वेटेड हो गया। सल्फाइड ओर में जो ओर होगा वो आपका लाइटर वेट होगा। सल्फाइड ओर में जो ओर होगा वो लाइटर वेट होगा और इसमें जो इंप्योरिटीज होगा वो हैवी वेटेड होगा। यानी अभी हम लोग जो पढ़े थे ना पहला, ठीक है, उसका ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी हम लोग जो पढ़े थे ना पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन, उसका ये जस्ट उल्टा। उसमें क्या था कि ग्रेविटी सेपरेशन में जो ओर था, ठीक है, वो भारी था, और इसमें क्या है कि जो ओर है वो हल्का है और इसका इंप्योरिटी जो है वो भारी है, तो उसका ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऑयल और वाटर तो हल्का हल्का के साथ और भारी भारी के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑयल है वो हल्का है तो ये ओर को अपनी ओर चिपका लेगा, और जो भी वाटर है वो हेवी है तो इसमें इंप्योरिटी चिपक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक बीकर लिए थे और बीकर में जो हम लोग सल्फाइड ओर को क्रस्ट किए हैं, ठीक है, या उसको पल्वराइज किए हैं या उसको जो ग्राइंडिंग किए हैं उसको हम लोग बीकर में डाल देंगे। फिर उसके बाद वाटर और पाइन ऑयल ये सारा मिला देंगे। अब जैसे ही हम लोग मिला के उसको पूरा होड़ देंगे, और यहाँ पे क्या लिए, एजिटेटर लिए है। ठीक है, एजिटेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मक्खन वाला काम करते हो ना, तो ये सारा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है ना, मतलब बड़े स्तर पे होता है, तो ये चीज सारा प्रोसेस फिट रहता है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे एजिटेटर होता है। एजिटेटर क्या करता है, इसको वो पूरा करके हिलाता है, ठीक है, अंदर सर्किट करता है। तो जैसे ही इसको ये हिलाया तो आप देख रहे हो कि ये पानी है और ये तेल है, तो धीरे धीरे झाग बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो आप लाल वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, ये आपका झाग बन रहा है। तो धीरे धीरे झाग बना। झाग का मतलब क्या, झाग का मतलब ऑयल ही तो झाग बनाएगा ना। तो जो भी ओर है यानी जिसमें मेटल है वो पार्ट ऊपर चला जाएगा, और जो भी इंप्योरिटीज है ना वो पार्ट आपका नीचे के तल पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको समझना है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। क्या आपको समझ में आया कि सल्फाइड और
में जो भी इम्प्यूरिटीज है वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से निकलता है। वेट के डिफरेंसेस इसका बेसिकली प्रिंसिपल होता है। और इसमें सल्फाइड ओर में खास बात है कि जो ओर है, ठीक है, वो हल्का होता है और जो इम्प्यूरिटीज है वो भारी होता है। तो पानी भारी है तो पानी के साथ ये इम्प्यूरिटीज नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और जो भी प्योर पार्ट है यानी जो भी आपका मेटल है, ठीक है, यानी जो भी ओर में मेटल है वो धीरे धीरे आपका हल्का होगा और हल्का के चलते वो झाग बन के ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आपका बेसिक 4 पॉइंट है, ये आपको बहुत ही ज्यादा सीखना और समझना होगा। पहला फ्रोथर्स, ठीक है, फ्रोथर्स किसको बोलेंगे? तो फ्रोथर्स का मतलब कि जो झाग बनने दे रहा है। बताओ इस फ्रोथ फ्लोटेशन में अगर झाग नहीं बनेगा तो फिर सल्फाइड और कहां मिल पाएगा, ठीक है, यानी जो भी मेन पार्ट है वो तो मिल नहीं पाएगा। तो फ्रोथर्स का मतलब कि जो झाग बनने देता है। तो बताइए इस पूरे प्रोसेस में झाग कौन बनने दे रहा है? तो झाग आपको बनने दे रहा है ऑयल। झाग जो है वो कौन बनने दे रहा है? तो झाग आपको बनने दे रहा है ऑयल। तो ऑयल जो हो गया ना वो आपका क्या हो गया? फ्रोथर्स हो गया। ऑयल जो हो गया वो आपका क्या हो गया? फ्रोथर्स हो गया। बात समझ में आ गया? यानी ऑयल जो है यहाँ पे आपका फ्रोथर्स है। और ऑयल में तो आपको पता है या तो पाइन ऑयल या फिर इक्विलिप्टस का ऑयल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रोथर्स हो गया। सेकंड है कलेक्टर्स। अब जरा सोच के बताओ, झाग बन रहा है तो झाग इधर भी आगे पीछे सब जगह यहाँ पे झाग बन रहा है। तो सब झाग को एक पास कलेक्ट भी तो करना है ना। झाग बन रहा है मेन ऑयल के चलते, ठीक है, पाइन ऑयल या इक्विलिप्टस ऑयल के चलते। लेकिन ये जो झाग सब जगह ऊपर में बन रहा है, इस झाग को कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक आता है सोडियम इथाइल जाइंटेट, ठीक है। सोडियम इथाइल जाइंटेट एक केमिकल्स होता है। आप इसमें अगर डालोगे ना तो सारा झाग जो है जो इधर उधर छितिर बितिर है वो सारा झाग जो है वो एक पास आ जाएगा। इसको हम लोग कलेक्टर्स बोल देंगे। सेकंड है फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब क्या कि अब जैसे ही ये झाग बना तो जरा सोच के बताओ कि जैसे आप एजिटेटर को डाले तो कुछ ऑक्सीजन इसमें आया, ठीक है, कुछ जैसे ही आप इसको इसमें डाल रहे हैं तो कुछ ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। तो जैसे इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना तो झाग जो है, ये जो झाग है इसमें ऑक्सीजन आएगा तो ये झागवा फूट जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए एक ऊपर एक लेयर बनाया जाता है। और वो लेयर बनाता कौन है? एनिलीन बनाता है। इसी को बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। यानी जो भी फ्रोथ है वो स्टेबल रहे। तो फ्रोथ जो है वो स्टेबल कब रहेगा? जब एक लेयर बनेगा तब। नहीं तो लगातार ऑक्सीजन आएगा तो झाग जो है फूटते जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो हल्का है और झाग तो वैसे ही फूट जाएगा, ठीक है। अगला है डिप्रेसेंट। ये डिप्रेसेंट क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करोगे ना तो वहां पे सीखोगे डिप्रेसेंट। मान लो कि आपका सल्फाइड का कोई ओर है, इम्प्यूरिटीज भी सल्फाइड का है, ठीक है, यानी ओर भी सल्फाइड का, इम्प्यूरिटीज भी सल्फाइड का। अब यहाँ तो दिक्कत हो गया ना कि किसको झाग बनाना है और किसको इम्प्यूरिटीज के तौर पे रखना है। तो डिप्रेसेंट जो है वो डिसाइड करता है। उस केस में डिप्रेसेंट जो है वो डिसाइड करता है कि किसको झाग बनाना है और किसको इम्प्यूरिटीज के तौर पे नीचे रखना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डिप्रेसेंट, ठीक है। तो ये हमारा अभी सेकंड मेथड खत्म हुआ जिसका क्या नाम था? फ्रोथ फ्लोटेशन झाग प्लवन विधि, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो हम लोग इसमें तीसरा मेथड का बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जो फिजिकल और केमिकल मेथड था, तो हम लोग फिजिकल मेथड का स्टडी कर रहे थे। तो फिजिकल मेथड में हम लोग 2 प्रोसेस देख चुके हैं, ठीक है ना। एक में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन खत्म कर चुके थे, सेकंड हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन देख चुके थे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल मेथड का, ठीक है, वो क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में फिर वही आपका क्वेश्चन आएगा कि पहला कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है वो किसका पार्ट है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में भी कौन? फिजिकल की केमिकल, तो ये फिजिकल मेथड का पार्ट है। और इसमें क्या होगा कि जो भी ओर होगा, यानी इसमें जो भी ओर होगा वो आपका कहीं ना कहीं जो होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर को फॉलो करता होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या? कि जो मैग्नेट के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और मैग्नेट के प्रॉपर्टी को कौन फॉलो करता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो बेसिकली इसमें हम लोग आयरन का ओर लेंगे। तो आपको पता होगा ना कि आयरन का ओर होता है हेमीटाइट, ठीक है, Fe2O3, मैग्नीटाइट Fe3O4, सिडीराइट FeCO3, ठीक है, आयरन पाइराइट्स FeS, ठीक है। तो ये सारा आयरन का ओर्स है। तो आयरन के ओर्स में जो भी इम्प्यूरिटीज होगा, देखो इसमें 2 बात होगा, ठीक है, ओर और इम्प्यूरिटीज है। या तो ओर मैग्नेटिक होगा, इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक होगा, या तो ओर आपका मैग्नेटिक होगा, इम्प्यूरिटी जो होगा वो आपका
मैग्नेटिक होगा और जो होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक बिहेवियर का होगा और एक नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर वाला ओर है उसको हम लोग सबसे पहले क्रश करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है, पल्वराइजेशन कर लेंगे। तो जब ये सब चीज कर लिए तो करने के बाद एक ऐसा छोटा जो टीपा होता है इस टाइप में हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे और यहाँ से जो और क्रश किए उसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आपका बेल्ट है और ये आपका आयरन का क्या है, व्हील है, ठीक है। और ये लगातार मूव करेगा, जैसे ही घूमेगा अगर आपका ओर मैग्नेटिक है तो ये इसमें चिपक जाएगा, इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएगा। अगर ओर आपका नॉन मैग्नेटिक है और इंप्योरिटीज अगर मैग्नेटिक है तो इंप्योरिटीज अगर मैग्नेटिक है तो इंप्योरिटीज चिपक जाएगा और जो भी प्योर है मेटल वाला पार्ट है वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या किए कि जो भी आयरन वाला ओर है उससे जो भी इंप्योरिटीज था वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं तीनों को मिला के, ठीक है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, पीसीबी। तो इसका पहले मार्किंग सीन हम लोग देख लिया जाए। मार्किंग सीन इसका क्या है कि सबसे पहले तो आपका 70 + 30 का इसमें कॉम्बो पैक होता है, ठीक है। 70 नंबर का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल पे होगा जो कॉलेज के भरोसे है, ठीक है। रिलेशनशिप कॉलेज के साथ भाई बढ़िया रखना, तभी आपको 30 में अच्छा खासा नंबर 23, 24, 25, 26 गेन होने जा रहा है, ठीक है ना। तो 70 + 30 का है। इसमें आपको जैसे इंग्लिश हिंदी में 100 का था ना, तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 100 का तरीका नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको 70 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पे कॉलेज वो नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। 70 नंबर ही आपको ये बोर्ड देता है, ठीक है। पहला चीज तो ये माइंड सेट रखना। और देखो हमारे प्यारे बच्चों, 2-3 इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जो जो क्वेश्चन आएगा ना, हमने क्वेश्चन पे भी बात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या आएगा, क्वेश्चन किस किस लेवल का है, क्या क्या क्वेश्चन है, यहां तक भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल के माध्यम से सब चीज जानते रहिएगा, इसलिए अपडेट आप लोग को मिलते जाएगा, तुरंत अपडेट रहिएगा, ठीक है। ज्यादा चीज के चक्कर में, हर जगह जाने के चक्कर में आप अपने माइंड को डेविएट मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बच्चे का माइंड होता है ना निगेटिव इवोल्यूशन, ये देखेगा उससे वहां गया, उससे वहां गया, तो सब चीज कम समय में नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो इस चीज को समझना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करते हैं मार्किंग सीन का, तो सेट ए आता है, सेट बी आता है, सेट सी आता है। सेट ए का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 70 होता है। 70 में से आपको करना है 35, ठीक है। उसके बाद सेट बी में आते हैं, तो सेट बी में आपका शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। सेट बी में आपका क्या होता है, तो शॉर्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन होता है, जो आपको कितना होता है, 20 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और आपको करने हैं 10, और वो एक पे मिलेगा 2 नंबर, तो 10 × 2 कितना हुआ, 20 हो गया, ठीक है। अगर आप आते हो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन पे, आप किस पे आते हो, लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन पे, तो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं वो टोटल रहते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। आपको करने हैं 3, तो 3 × 5 कितना होगा, 15। अब चलो जल्दी से जोड़ लो, 35, 5, 40, 10, 50 और 20, 70। अच्छा, ये तो हुआ आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। अब तो मन करता होगा कि सर जल्दी से आप बता दो क्वेश्चन क्या क्या आने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न हुआ। अब भाई जरा ध्यान से समझो, आप लोग जब हमारे चैनल को विजिट किए होंगे तो एक चीज आप लोग देखे हैं कि फिजिक्स का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन, आपको अगर भरोसा नहीं होगा तो आप एक बार चेक करो, ठीक है। और जो भी आपका 2023 का मॉडल सेट पेपर है उसका सारा का सारा आप क्वेश्चन देखो, हमने सारे शॉर्ट में क्वेश्चन वो सारे करा रखे हैं। तो हम जो भी चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लास्ट वीडियो हम लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये टॉपिक पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, उस पर भी तुरंत आपका वीडियो आने जा रहा है, ठीक है ना। तुरंत वो सारा सीरीज आ रहा है, ठीक है। हम लोग पूरे रात को भी वीडियो शूट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी मेहनत के लिए, ठीक है, कि आपका जो मेहनत है वो रंग लाए और आप एक उच्चतर स्थान प्राप्त करो। यही हम लोग का होप रहता है सारे शिक्षक का, इसलिए आपके लिए इतना मेहनत होता है, ठीक है।
तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, नो डाउट, आप टेंशन फ्री रहो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगर फिजिक्स का, तो फिजिक्स का सारा शॉर्ट क्वेश्चन मिल गया, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अपलोड हो जाएगा। आजकल में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा, सेम केमिस्ट्री सेम बायोलॉजी का भी होगा, और वो जल्दी ही होगा, अब लेट नहीं होने जा रहा है। तो आपको करना क्या तरीका ये पता चल गया 70 में। पहले हाँ, एक चीज की क्वेश्चन मिलते समय बहुत लोग को देखते हैं कि लिखना शुरू करते हैं। नहीं भाई, रुको ना, क्या जल्दी है यार, थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके बाद लिखना शुरू करो। बार बार बोल रहे हैं एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। तैयारी कैसे करोगे, ठीक है, रणनीति आपका क्या रहेगा? सबसे पहला चीज कि आप टोटल, ठीक है, अगर आप किसी गेस पेपर को फॉलो करते हो, टारगेट, एटम बम, ठीक है, वगैरह कुछ भी, A1 जितना भी आपको, ठीक है, वो 5 से 10 साल का एमसीक्यू दिया है ना, बस आप उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, या बीएसईबी बोर्ड के द्वारा जो भी 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, एक बार बस एमसीक्यू देख लो। याद नहीं करना है भाई, उसमें बहुत गलत भी होता है, ठीक है, बस उसको एक बार देख लो, और वो बार बार आपके दिमाग में वो चीजें घूमते रहती हैं, ठीक है। तो सेम कहानी फिजिक्स के लिए करो, सेम कहानी केमिस्ट्री के लिए करो, सेम कहानी बायोलॉजी के लिए करो। अगर मान लो कि आप एमसीक्यू देखने में 2 दिन लगाते हो, ठीक है, तो 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी, तो 2 4 2 6 दिन आपका खत्म हो गया ऐसे, ठीक है। बस एक बार अच्छे से जब आप देख रहे हो तो उस समय कोई और चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं करना, बस उसी को एकदम ध्यान से देखना होता है, ठीक है। उसको देखो, आप फिर 6 दिन हो गया तो फिर उसको टिक मत करना, पहले 6 बार पहले उसको देख लो, और फिर जब सेकंड टाइम उसको देखोगे तो फिर टिक करना, तो पता चलेगा सही कि गलत। तो ऐसे काम करो तो आपका एमसीक्यू का पैटर्न हो जाएगा। फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन का आपको हम बहुत सारा तरीका दे ही दिए, क्वेश्चन दे ही दिए, आप उसको ट्राई करो। केमिस्ट्री में भी आएगा, बायोलॉजी का भी आपको लाइव सेशन में क्वेश्चन मिल गया यूनिट वाइज। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस सीन के बाद अब यही करने जा रहे हैं, फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, फिर केमिस्ट्री का शॉर्ट लॉन्ग, बायोलॉजी का शॉर्ट लॉन्ग देंगे, और एक बार हम ये वीडियो लेके आएंगे कि फिजिक्स का कंप्लीट ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लो, शॉर्ट में ये पढ़ लो, लॉन्ग में ये पढ़ लो। तो इस पे भी आपका बहुत जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में फिर वीडियो अपलोड होगा। एक बार आप अपना प्यार कमेंट में बता दें कि आप लोग को और किस टाइप का लेक्चर अपलोडेड चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, लीचिंग प्रोसेस का, ठीक है ना। तो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तुरंत पीछे में देखे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का 2 मेथड, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल मेथड में जो भी कहानी था उसके बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन हो, फ्लोटेशन हो, मैग्नेटिक सेपरेशन हो, ये पूरा डिटेल में देखे थे। अभी के क्लास में केमिकल प्रोसेस में लीचिंग होगा, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया कि लीचिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का किस टाइप है, फिजिकल कि केमिकल, तो जवाब होगा केमिकल। ये किस टाइप के प्रोसेस में काम आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में। और कब इसका उपयोग किया जाता है लीचिंग का, तो बेसिकली अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। हालांकि सिल्वर और गोल्ड जो है ना, ये दोनों हम लोग कह सकते हैं नोबल मेटल के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। ये बहुत कम ही ऐसा केस होता है ना कि जो किसी कंपाउंड को अटैच करता है, ठीक है ना। तो ये आपका अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड में जो भी इंप्योरिटीज होगा उसको वो साफ करने के लिए लीचिंग प्रोसेस का रूप लिया जाता है, लीचिंग प्रोसेस का जरूरत उस समय पड़ता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि लीचिंग प्रोसेस होता क्या है। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, लीचिंग नाम ही स्पष्ट है, और एक केमिकल का बात किया है, तो हम लोग कोई ना कोई एक केमिकल ऐड करेंगे, हम लोग कोई ना कोई क्या करेंगे, एक केमिकल ऐड करेंगे। केमिकल ऐड का मतलब हम लोग रिएक्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें से किसी में हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट ऐड करेंगे, और रिएक्टेंट ऐड करने के बाद हमको कोई ना कोई क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इसी को बोलेंगे लीचिंग प्रोसेस। जैसे मान लो कि अल्युमिनियम या सिल्वर या गोल्ड, ये जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये इसके साथ जो इंप्योरिटीज है उसमें एक केमिकल ऐड किए, रिएक्टेंट ऐड किए, और दोनों को मिला के क्या बना दिया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 चीज होता है कि जो प्रोडक्ट बनाएगा ना वो प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा, और जो इंप्योरिटीज होगा वो इनसॉल्युबल, तो फिर फिल्ट्रेशन करके छाट लेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आया हम क्या क्या बोले। देखिए हम आपको ये बोले हैं कि लीचिंग प्रोसेस में बेसिकली अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड,
इन तीनों में ही इम्प्योरिटीज रहता है, तभी ये जाके साफ होता है। ठीक है, या तो अल्मुनियम में, या तो सिल्वर में, या तो गोल्ड में। तो तीनों में से मान लो कि अल्मुनियम वाला ही कोई कंपाउंड है और इसमें इम्प्योरिटीज है, इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई केमिकल ऐड करेंगे, यानी जो भी केमिकल को ऐड करेंगे उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो अल्मुनियम वाला कंपाउंड रिएक्टेंट से ऐड करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में आपको दो गो पार्ट दिखाई दे रहा है, एक गो पार्ट आपको सॉल्युबल दिखाई दे रहा है और एक गो पार्ट आपको इनसॉल्युबल दिखाई दे रहा है। तो जो सॉल्युबल वाला पार्ट होगा, जो सॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो बेसिकली ओर होगा, और जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो बेसिकली इम्प्योरिटीज होगा। तो अब बताओ, एक गिलास में पानी है और थोड़ा उसमें इकड़ा उकड़ा दिखाई दे रहा है, मिट्टी उट्टी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो पानी वाला पार्ट है वो सॉल्युबल है, घुल गया है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाले पार्टिकल को हम लोग सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा देंगे। ठीक है, तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल पार्ट दोनों अलग हो जाएगा। तो सॉल्युबल पार्ट जो होता है वो आपका ओर वाला होता है, इनसॉल्युबल पार्ट जो होता है वो इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, चलिए अब अल्मुनियम का हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्मुनियम में जो भी इम्प्योरिटीज होगा, ठीक है, तो एक और ले रहे हैं अल्मुनियम का जिसका नाम है बॉक्साइट। फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का दो फॉर्म होता है, एक व्हाइट बॉक्साइट और रेड बॉक्साइट। तो कब बॉक्साइट आपका व्हाइट रूप लेगा और कब बॉक्साइट आपका रेड रूप लेगा। कितना से पूछेगा तो कहेगा अरे लाल कलर से मिला दो तो लाल बॉक्साइट, व्हाइट कलर से मिला दो तो व्हाइट बॉक्साइट। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो व्हाइट बॉक्साइट क्या है कि जनरली बॉक्साइट में जब हम लोग सिलिका को मिला देंगे, रिएक्टेंट ऐड हो गया, ठीक है, और जब इसके साथ मिलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट में देखना जो सॉल्युबल है वो और जो इनसॉल्युबल वो इम्प्योरिटीज, यही ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जो भी बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट में अगर सिलिका को ऐड करेंगे तो ये व्हाइट बॉक्साइट होगा, और ये जो प्रोसेस को मेंटेन करेगा उसको बोलेंगे सर्पिक प्रोसेस। कैटलिस्ट जो होगा वो कार्बन प्लस नाइट्रोजन होता है। ठीक है, रेड बॉक्साइट हम लोग किसको बोलेंगे कि जो आपके पास बॉक्साइट है उसमें फेरिक ऑक्साइड FeO या Fe2O3 को ऐड करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो सॉल्युबल पार्ट है वो और होगा, जो इनसॉल्युबल पार्ट है इम्प्योरिटीज होगा। दोनों को फिल्ट्रेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दो प्रोसेस से मेंटेन होता है। एक का नाम है बेयर प्रोसेस और एक का नाम है हेल-वेलार्ड प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली आ रे प्रीतम प्यारे वाला कहानी होगा, आ। ठीक है, तो यही साफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको अल्मुनियम का पता चल गया कि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग कैसे साफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगर आपके पास सिल्वर है या आपके पास गोल्ड है। अगर आपके पास सिल्वर है या आपके पास क्या है, गोल्ड है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये पूरा खानदानों को अपने में लगा दिया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये देख लो कितना लंबा कहानी हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, इसके हेल्प से सिल्वर और गोल्ड यानी जो भी नोबल मेटल होता है उसके इम्प्योरिटीज को हम लोग साफ करते हैं। तो अभी हम लोग पूरे डिटेल में, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को ही देखें। ठीक है, यानी इस पूरे लेक्चर में हम लोग बस एक ही चीज अभी देखे हैं। ठीक है, क्या क्या, थोड़ा सा उसको हम शॉर्ट में आपको एक रिवाइज करवा दे रहे हैं। सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का पूरा डिटेल पार्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग ग्राइंडिंग क्या होता है, क्रशिंग क्या होता है उसके बारे में देखे थे। कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, फ्लो चार्ट, उसके बारे में देखे थे। ठीक है, मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, फिर बहुत सारा हम लोग एलिमेंट और उसका ओर के बारे में बात किए थे। ठीक है, यानी एक कंप्लीट वीडियो में इतना सारा बेसिक पार्ट हम लोग देखे। हालांकि मेटलर्जी का हम लोग 2-3 लेक्चर लेके आएंगे जिसमें पूरा डिटेल मेटलर्जी को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर से आगे करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक फिर पढ़ना है। डेट मीन्स कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, उससे आगे। तब